वाला फेजर के हिसाब से बनाना है, सीरीज भी समझ गया। तो नेक्स्ट लिखना है पावर कंजम्पशन इन एसी सर्किट। पावर कंजम्पशन इन एसी सर्किट, पावर कंजम्पशन इन एसी सर्किट। तो देखो हमने पढ़े हैं वोल्टेज का इक्वेशन V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट का इक्वेशन I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो बताओ पावर इक्वल टू क्या होता है वैसे, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज मतलब हो जाएगा V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5, बराबर है। तो वी नॉट आई नॉट, सोना ही है तो पीछे जाके बैठिए, बाकी को मौका दीजिए जो पीछे बैठे हैं जगह नहीं मिलने की वजह से। साइन ओमेगा टी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो आप लोग। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला किस पे ध्यान है आपका? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो वो लिखता हूँ मैं यहाँ, साइन ओमेगा टी साइन ए मतलब ओमेगा टी, कॉस बी मतलब कॉस फाइव, माइनस कॉस ए मतलब कॉस ओमेगा टी इंटू साइन बी मतलब साइन फाइव, बराबर है। तो ये हो गया वी नॉट आई नॉट, मल्टीप्लाई करता है इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब देखो फाइव तो फेज डिफरेंस है ना, तो वो तो जो भी रहेगा कांस्टेंट रहेगा, जितना भी डेटा है अलग अलग सिचुएशंस में। तो इसका मतलब ये हुआ, इसी इक्वेशन को लिख सकता हूँ वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ माइनस वी नॉट आई नॉट साइन फाइव इंटू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, या फिर इसी में 2 मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, दोनों बातें कर सकते हैं। मैं ऐसा ही रहने देता हूँ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये हुआ पावर का इंस्टेंटेनियस वैल्यू समय के हिसाब से। ये कौन सी वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन हमको सवाल में पूछा जाता है एवरेज पावर निकालो। तो जब हमको एवरेज पावर बोला जाएगा तो देखो आप ध्यान से, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2, बराबर है। इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है? एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, बराबर। ये भी कांस्टेंट है। साइन थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? कॉस थीटा की भी एवरेज वैल्यू, इसकी भी एवरेज वैल्यू 0, इसकी भी एवरेज वैल्यू 0। तो जब हम पावर एवरेज निकालेंगे तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा, यही टर्म बचेगा और इसके बदले में 1/2 बचेगा। तो पावर एवरेज कितना हो गया? वी नॉट आई नॉट बाय 2 इंटू कॉस फाइव, बराबर। जिसमें ये वाला टर्म कांस्टेंट है, वी नॉट मतलब वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है और आई नॉट मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, और 2 भी कांस्टेंट है। तो जो सिचुएशन के हिसाब से जो भी बदलेगा वो ये बदलेगा, इससे मल्टीप्लाई करके जो टर्म आएगा वो है पावर फैक्टर। तो इसको कहते हैं पावर फैक्टर, कॉस फाइव को कहते हैं पावर फैक्टर। मतलब इसके हिसाब से तय होगा कि मतलब पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा या कम होगा। तो कॉस फाइव का फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ, क्या? R/Z, ये है पावर फैक्टर, ठीक है। एवरेज पावर का ये फॉर्मूला हुआ। अब देखो वी नॉट इंटू आई नॉट बाई 2 को नीचे √2 कर देता हूँ, 2 को √2 इंटू √2 करूंगा। तो बताओ वी नॉट बाई √2 को क्या बोलूंगा, और आई नॉट बाई √2 को। तो पावर एवरेज का एक और फॉर्मूला हो गया VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइव, बराबर। चलिए इतनी बातें लिख डालेंगे। क्या होगी?
तो ज़्यादा पावर कंजम्पशन कब होगा? जब cos फाई की वैल्यू 1 होगी। cos फाई की वैल्यू 1 कब होगी? जब फाई की वैल्यू 0 डिग्री होगी। और फाई की वैल्यू 0 डिग्री कब होगी बताओ? cos फाई इक्वल टू आर बाय जेड, ये होता है ना फॉर्मूला, आर बाय जेड। तो इसकी वैल्यू 1 कब होगी? जब आर क्या हो जाएगा? 0? नहीं ना, आर इक्वल टू जेड हो जाए। फाई जीरो मतलब आर की वैल्यू जेड के बराबर। मतलब जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है, ना एल है ना सी है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? रेजिस्टेंस है। तो उस सिचुएशन में पावर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होगा, बराबर। और पावर कंजम्पशन सबसे कम कि मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। कब होगी 0? जब cos फाई की वैल्यू 0 हो जाए। और जब cos फाई की वैल्यू 0 हो जाए तो तब होगा जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री। cos फाई की वैल्यू 0 मतलब आर बाय जेड की वैल्यू 0 कब होगा? जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाए। तो ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस ही ना हो, उस सिचुएशन में पावर कंजम्पशन नहीं होगा। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, जैसे कि एलसी सर्किट, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो उस केस में कोई पावर कंजम्पशन नहीं होगा, मतलब कोई पावर लॉस नहीं होने वाला। लेकिन उस सर्किट में करंट तो होगा। उस करंट को कहते हैं वाटलेस करंट। क्या करंट? वाटलेस करंट। वाटलेस करंट मतलब वाट यूज नहीं हो रहा है, वाटलेस मतलब पावर कंजम्पशन नहीं हो रहा है। उस सिचुएशन में जो करंट है उसे कहते हैं कौन सा करंट? वाटलेस करंट। तो इस वक्त जो करंट होगा उसे कहा जाता है वाटलेस करंट। वाटलेस करंट मतलब आप ये समझो ध्यान से, अगर मैं करंट और वोल्टेज का फेजर डायग्राम के हिसाब से देखूं, मान लीजिए ये वोल्टेज है और ये करंट है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई है। तो इस करंट के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये वाला कंपोनेंट आई कॉस फाई और ये वाला करंट आई साइन फाई। आई साइन फाई जो है वो वोल्टेज में परपेंडिकुलर है। तो जब पावर कैलकुलेट करने जाएंगे तो दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट निकालने जाएंगे तो वो एक्चुअली में परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये कोई पावर कंजम्पशन नहीं देगा। तो ये आई साइन फाई वाले को ही कहते हैं वाटलेस करंट। वाटलेस करंट। जब कभी बोला जाएगा सवाल में वाटलेस करंट बताओ, इसका मतलब क्या निकालना है? आई साइन फाई। और जब बोलेगा वाट करंट बताओ, ये वाला है वाट करंट, मतलब जिसमें पावर कंजम्पशन होता है। करंट का वो कंपोनेंट जो पावर कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है कौन? आई कॉस फाई। करंट का वो कंपोनेंट जो पावर कंजम्पशन नहीं कराता है वो कौन है? आई साइन फाई। जो पावर कंजम्पशन नहीं कराता है उसे कौन सा करंट कहते हैं? वाटलेस करंट। जो पावर कंजम्पशन कराता है उसे क्या कहते हैं? वाट करंट। बराबर है। तो वाटलेस करंट और वाट करंट दोनों समझ गया। तो चलो अब ये सब बातें भी लिख लो। वाटलेस करंट का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। जब पावर कंजम्पशन 0 हो उस वक्त के करंट को वाटलेस करंट कहते हैं। और ये तब होगा जब सर्किट में रेजिस्टेंस ना हो। ये सब लिख चुके हैं, हटा दो। तो लिखें हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर पावर कंजम्पशन आधी हो जाए उसे क्या बोलेंगे? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट विच power consumption becomes the frequency of alternating current at which power consumption becomes half of its maximum value. Power consumption becomes half of its maximum value. Half of its maximum value. Power consumption becomes half of its maximum value. देखो ध्यान से सभी बंदा, मैं पहले ग्राफ बनाता हूं फ्रीक्वेंसी या ओमेगा का करंट के हिसाब से। तो आरएलसी सर्किट में मैंने जो ग्राफ बनाया था वो ऐसा बनाया था। ये मैक्सिमम करंट है कब? रेजोनेंस पे, एफ नॉट या फिर ओमेगा नॉट पे। ये आई मैक्स है। मैक्सिमम करंट कितनी है वो वैल्यू? वी नॉट बाय आर, है ना। तो जिस वक्त
करंट मैक्सिमम होगा उसी वक्त पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होंगे। तो उस वक्त जब पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होगा, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है, तो पावर मैक्सिमम हो जाएगा आई का स्क्वायर, आई मैक्स का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, बराबर। अब कह रहे हैं कि ऐसी फ्रीक्वेंसी बताओ जिसको कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलने वाले हैं, जिसपे पावर कंजम्पशन अपने मैक्सिमम का आधा हो जाए, मतलब पावर कंजम्पशन जो हो वो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन का क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो बताओ ये हाफ कब होगा, रेजिस्टेंस तो बराबर ही है, रेजिस्टेंस में ही पावर कंजम्पशन होने वाला है, इंडक्टर और कैपेसिटर में तो होना नहीं है, ठीक है। पावर कंजम्पशन कहाँ होना है, रेजिस्टेंस में, इसलिए इंटू आर की हमने। तो पावर मैक्सिमम से आधी हो जाए, तो यहाँ डिवाइड बाई 2 कब होगा, जब करंट 1/√2 टाइम्स हो जाए, जब I इक्वल टू आई मैक्सिमम बाय क्या हो जाए, √2, बराबर। उस वक्त जो होगा, जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या ये बात आपको समझा? ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस वक्त सर्किट में पावर कंजम्पशन मैक्सिमम पावर कंजम्पशन का क्या हो जाए, आधा हो जाए। तो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर है, करंट के मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर है, तो उसकी आधा करना है, तो पावर को आधा करना है, तो करंट को कितना करना पड़ेगा, 1/√2 टाइम्स, और 1/√2 टाइम्स तो इस वैल्यू से छोटी करंट होगी, मतलब इधर कहीं होगी, तो ये हो गया आई मैक्स बाय √2, ये हुआ करंट की वैल्यू, बराबर। और ये दो फ्रीक्वेंसी पे होने वाला है, एक ये वाले फ्रीक्वेंसी नाम दे देता हूँ F1, एक ये वाले फ्रीक्वेंसी नाम दे देता हूँ F2। दो ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिस वक्त एक रेजोनेंस से पहले और एक रेजोनेंस के बाद, ऐसी दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी जिस वक्त पावर कंजम्पशन जो है वो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन के हाफ हो जाएंगे, और उसी दोनों फ्रीक्वेंसी को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। मतलब F1 भी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है और F2 भी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या ये बात आपको समझा है? अभी तक की बातें क्लियर है? बताओ कितने लोगों को क्लियर है? गुड। अब आप मुझे ये बताइए कि आई का मतलब होता क्या, V/Z बताना, बराबर, और आई मैक्स की वैल्यू V0/R, तो इसे मतलब V0/Z बोलो और इसे क्या बोल दो, बताओ, इधर ही लिखो कि इधर ही लिख देता हूँ, आई मैक्स मतलब V0/R, तो √2 टाइम्स ऑफ R। कब पॉसिबल है, जब Z की वैल्यू क्या हो जाए, Z की वैल्यू क्या हो जाए बताओ, √2R। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के केस में करंट की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी, ठीक है। Z की वैल्यू कितनी हो गई, √2 टाइम्स ऑफ R। तो ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के कंडीशन निकल के आ रहे हैं सामने, Z की वैल्यू √2R, ठीक है। जब Z की वैल्यू √2R, तो ट्रायंगल याद है आपको, कौन सा ट्रायंगल, लव ट्रायंगल, बताओ, ठीक है। तो इस वक्त Z की वैल्यू √2R, तो कब कब होगा, जब फाई कितना हो, बताओ, पावर फैक्टर कितना हो, cos फाई, जिसे हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर, वो कितना हो, बताओ, cos फाई R/Z, R/Z, R/√2R कितना हो जाएगा बताओ, 1/√2। तो फेज डिफरेंस कितना, 45 डिग्री। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी Z की वैल्यू √2R, पावर फैक्टर 1/√2, फाई की वैल्यू, फेज डिफरेंस 45 डिग्री। आपको बोला जाएगा, वैसे आप अगर नॉर्मल तरीके से सोचो तो आपको ये समझ में आएगा कि पावर कंजम्पशन की का फॉर्मूला क्या था, बताओ, अभी थोड़ी देर पहले जो करे थे, क्या फर्क है, V0 इंटू I0/2 इंटू cos फाई। तो बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ये है और कह रहा है कि आधी कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी कर दो, 1/2, तो उससे आंसर अलग आएगा। देखो इसका आंसर अलग है, थोड़ा सा आपसे लैंग्वेज में हेर फेर होगा और आपके आंसर बदल जाएंगे। अगर आप उस लाइन का मतलब समझोगे कि पावर की मैक्सिमम वैल्यू को आधी करनी है, देखो फिर सो रहे हैं, पावर की मैक्सिमम वैल्यू को आधी करनी है, तो ये टर्म तो मैक्सिमम है, आधी करनी है तो इंटू 1/2 करना है, तो इसका मतलब cos फाई की वैल्यू क्या है, 1/2। आपको बोलेगा एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी फाइंड पावर फैक्टर, तो आप क्या बोलोगे, 1/2 की 1/√2, 1 दिमाग होगा तो बोलेंगे 1/√2, और नहीं होगा तो क्या बोलेंगे 1/2, बराबर। फिर फेज डिफरेंस पूछेगा, तो इसके हिसाब से फेज डिफरेंस कितना आएगा, 60 डिग्री, और उसके हिसाब से फेज डिफरेंस कितना है, 45 डिग्री। सही आंसर कौन सा है, ये वाला सही आंसर नहीं है ना। क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है वो एवरेज पावर का है, बराबर, और वहाँ ऐसा एवरेज पावर का थोड़ी बोला है, पावर का बोला है। तो पावर की मैक्सिमम वैल्यू की आधी मतलब इंस्टेंटेनियस में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, बराबर,
तो ये हमने एवरेज पावर में कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, बट एवरेज पावर में ये कॉन्सेप्ट हमको यूज नहीं करना है, हमको पावर का जो रेगुलर वाली जो मेन इक्वेशन है उसमें यूज करना, बरोबर। इसलिए ये मिस्टेक हो रहे हैं, गलत आ रहे हैं। क्लियर। अब देखो जब z की वैल्यू √2r हो जाएगी तो z का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। z का फॉर्मूला √√r² प्लस xl माइनस xc का स्क्वायर। तो ये दोनों का इक्वल कर देते, तो इक्वल कर देंगे तो कब होगा बताओ, √2 मतलब इसके 2 पे रूट, तो स्क्वायर करूं, स्क्वायर करूं तो r² प्लस xl माइनस xc का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2r²। ये उधर जाके गया तो xl माइनस xc की वैल्यू कितनी आई बताओ, r आया, xl माइनस xc की वैल्यू r आएगा, प्लस माइनस r दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, xl माइनस xc की वैल्यू प्लस माइनस r कैसे हुआ पता चला, ये उधर गया तो 2r² माइनस r² हो गया, फिर ये रूट लगाएंगे तो उधर भी रूट लगेगा, तो इसलिए प्लस माइनस मैंने r लिखा। तो आपको ये भी पूछा जाएगा एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी xl माइनस xc की वैल्यू बताओ, तो कितना बताएंगे, xl माइनस xc की वैल्यू कितना बताएंगे, प्लस माइनस r। ठीक है, ये हो गया हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का। अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी f1 और f2 इसके बीच के डिफरेंस को कहते हैं बैंडविड्थ, इसे कहते हैं बैंडविड्थ, बैंड बजा देना, बैंडविड्थ पूछा जाएगा आपको। इसको डेल्टा एफ से डिनोट करते हैं, डेल्टा एफ का मतलब f2 माइनस f1, दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच के डिफरेंस को कहते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ का मतलब ये होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, जहाँ कहीं भी वर्ड बैंडविड्थ आएगा इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसे बोलेंगे बैंडविड्थ। तो f2 माइनस f1 जो हो गया उसका बैंडविड्थ हो गया। अब देखो f1 के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे मैं ω1 लिख देता हूँ, और f2 के करस्पॉन्डिंग जो होगी उसे मैं ω2 लिख देता हूँ, बराबर। अगर ग्राफ देख के समझ में आ रहा है कि ω1 छोटा और ω2, तो अगर मैं ω1 के लिए सॉल्व करूं इस इक्वेशन को फॉर स्मॉलर फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व करूं, तो ओमेगा अगर छोटी है तो बताओ ω_L और 1/ωc में बड़ा कौन हो जाएगा, ये है 0 की वैल्यू, ये दोनों बराबर कब होते हैं रेजोनेंस पे, बराबर, उससे पहले उससे छोटे ओमेगा पे, रेजोनेंस से छोटे ओमेगा पे, ये टर्म छोटा और ये टर्म बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू रेजोनेंस से छोटी हो गई, रेजोनेंस से छोटी हो गई तो ये टर्म बड़ी हो जाएगी, बराबर है, हाँ या ना। तो बताओ ω_L बड़ा होगा कि 1/ωc बड़ा होगा, छोटे फ्रीक्वेंसी पे कौन बड़ा होगा, 1/, तो यहां पर इस इक्वेशन को मैं ऐसा करता हूं 1/ωc माइनस ω_L, ω1 यूज कर ले रहा हूं इक्वल टू r, चलेगा इतना, बराबर है। और अगर फॉर लार्ज फ्रीक्वेंसी अगर इसी चीज को सॉल्व करें, मतलब ω2 के लिए सॉल्व करें, तो बताओ रेजोनेंस से बड़ी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस से बड़ी फ्रीक्वेंसी में ω_L बड़ा हो जाएगा, और ये टर्म बड़ा तो टोटल वैल्यू छोटी, तो कौन बड़ा हुआ ω_L, तो उसके लिए इक्वेशन हो जाएगा ω2L माइनस 1/ω2c की वैल्यू r, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। पहले आप ये दोनों कंडीशन देखो, मैंने दोनों के लिए अलग अलग यूज किया, ω1 पे अलग और ω2 पे अलग, मतलब एक्चुअली में इक्वल टू प्लस माइनस r होना था, तो जब जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग, जो अगर xl बड़ा हुआ तो उस वक्त मैंने प्लस r यूज किया, अगर xc बड़ा तो उस वक्त माइनस r यूज किया, वही इक्वेशन है सिंपल। अब इसे सॉल्व करते क्वालिटी इक्वेशन के हिसाब से, देखो 1 माइनस ω1 का स्क्वायर LC बराबर इक्वल टू ω1 RC, इसको उधर लेके जाता हूँ, तो ω1 का स्क्वायर LC प्लस ω1 का स्क्वायर, कुछ गड़बड़ क्या मैंने, यहाँ बराबर है ना, अभी ठीक है, बराबर है ना, हाँ, इसको उधर लेके जाते हैं, तो देखो ω1 का स्क्वायर LC प्लस ω1 RC माइनस 1 इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा बताओ, माइनस आर सी, ठीक है। प्लस और माइनस, अगर वो भी माइनस यूज कर लेंगे तो ओमेगा माइनस में आएगा कि प्लस में, प्लस माइनस में अगर माइनस साइन यूज करेंगे तो ओमेगा प्लस में आएगा कि माइनस में, दोनों माइनस तो माइनस आ जाएंगे, और माइनस आना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू जीरो से बड़ी ही होगी, कुछ ना कुछ ग्राफ के हिसाब से बड़ी होगी ना, तो इसलिए माइनस नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं माइनस वाला यूज नहीं करता, क्या यूज करता, प्लस वाला। प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर बोले तो आर सी का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह पे एल सी और यहाँ पर तो प्लस, तो 4lc बाय 2a, ए की जगह पे बताओ क्या, lc। तो ओमेगा 1 इक्वल टू, इससे अलग डिवाइड करता हूँ, तो देखो इससे अलग अलग डिवाइड करूंगा, माइनस सी और सी कैंसिल हो जाएगा, r बाय 2l प्लस 1 बाय 2lc, ऊपर में जो टर्म है वही लिख रहा हूँ अभी, आर सी का स्क्वायर प्लस 4lc। फाइनल जो रिजल्ट होगा, जिनके पास थोड़ा एंटीना कमजोर है वो फाइनल रिजल्ट ध्यान रख लेंगे, ठीक है। मैं कर दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनका थोड़ा सिग्नल मजबूत है, या बराबर है। इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इक्वेशन नंबर 3 यूज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं वापस से। देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ओमेगा 2 का LC माइनस 1 इक्वल टू ओमेगा 2 RC, इसको इधर लाते, ओमेगा 2 का स्क्वायर LC माइनस ओमेगा 2 RC माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ओमेगा 2 सॉल्व करेंगे, माइनस बी मतलब RC प्लस अंडर रूट RC का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac मतलब LC बाय 2 से मतलब 2lc। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, अलग अलग सॉल्व करते हैं, r बाय 2l प्लस रूट अंडर RC का स्क्वायर प्लस 4lc बाय 2lc। क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 4 यूज करते हैं। अब एक्चुअली हमको डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, बैंडविड्थ निकालनी थी, ये निकालना था, तो मैं दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूँ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। बताओ ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 को माइनस करूंगा, डेल्टा ओमेगा क्या होगा, वो r बाय l हो जाएगा, क्योंकि बाकी दूसरा वाला टर्म तो सेम ही है, इसमें से उसको माइनस करो, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, r बाय 2l माइनस माइनस r बाय 2l, r बाय 2l माइनस माइनस r बाय 2l, कितना हो गया बताओ, r बाय l। ये किसकी वैल्यू है, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अब ओमेगा में 2 पाई f होता है, ये एक्चुअली में 2 पाई कॉमन हो जाएगा, f2 माइनस f1, जिसको हम लोग ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कह रहे हैं, उसकी वैल्यू है r बाय l। तो जो बैंडविड्थ है वो कितना है बताओ, बैंडविड्थ कितना है बताओ, r बाय 2 पाई इंटू l, बरोबर, ये आया बैंडविड्थ। डेल्टा ओमेगा लिखना हो मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिखना हो तो आया कितना, r बाय l, बरोबर। तो ये वाला जो टर्म होगा और ये वाला टर्म दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे तो ये कितना होंगे बताओ, r बाय 2l, और ये भी कितना होंगे, r बाय 2l। मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में से इसको माइनस करोगे तो r बाय 2l आएगा, इसमें से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को माइनस करोगे तो r बाय 2l आएगा, बरोबर। चलिए इतनी बातें लिखिए तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, करंट की वैल्यू मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स, पावर की वैल्यू मैक्सिमम पावर का आधा, Z की वैल्यू √2r, XL माइनस XC की वैल्यू r, cos फाई की वैल्यू 1/√2, फाई की वैल्यू 45 डिग्री। बैंडविड्थ f2 माइनस f1 1/2 पाई इंटू r बाय l,
डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आर बाय एल। इतनी बातें ध्यान रखने लायक है। क्वालिटी फैक्टर, ये होता है किसी भी एसी सर्किट में पर साइकिल कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ और कितना एनर्जी लॉस हुआ उसका रेशियो। तो लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल एंड एनर्जी लॉस पर साइकिल। एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल by energy loss per cycle। तो क्वालिटी फैक्टर अच्छा तब माना जाएगा जब स्टोर्ड ज्यादा होंगे या लॉस कम होंगे। ये एक्चुअली में XL बाय R, और कभी कभी जब इंडक्टर ना हो तो XC बाय R हो जाता है, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर में ही होने वाला है या कैपेसिटर में ही होने वाला है, और लॉस जो होगा रेजिस्टेंस में ही होने वाला है। इसलिए ये इंडक्टर बाय रेजिस्टेंस या कैपेसिटर बाय रेजिस्टेंस होता है। कैपेसिटर बाय रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला मतलब XC बाय R तभी यूज करेंगे जब इंडक्टर का इंफॉर्मेशन या इंडक्टर सर्किट में हो ही ना, नहीं तो XL बाय R ही यूज होता है। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हो गया XL बाय R। XL बाय R मतलब ओमेगा L बाय R। ओमेगा को बोल सकते हैं अपन 2 पाई F, 2 पाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंटू L बाय R। इसी को हम लोग बोल सकते हैं 2 पाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाय R बाय L। देखो R बाय L को क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं R बाय L को कह सकते हैं। ऊपर में देखो 2 पाई F नॉट बाय R बाय L के जगह पे लिख सकता हूँ। देखो इसमें 2 पाई कॉमन आ जाएगा, R बाय L को यहीं से देखो 2 पाई इधर ला लेता हूँ, 2 पाई इंटू डेल्टा F लिख सकते हैं R बाय L को, 2 पाई इंटू डेल्टा F, तो 2 पाई तो ये हो गया F नॉट बाय F। मतलब आप सीधा सीधा इसमें जो याद रखने वाली बात है वह क्वालिटी फैक्टर XL बाय R या फिर ओमेगा L बाय R। इसी को देखो ओमेगा नॉट और ये R बाय L को डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट बाय डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं, या फिर इसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ बोल सकते हो, बैंडविड्थ बोल सकते हो। या फिर एक चीज और देखो ध्यान से, ये है 2 पाई F नॉट इंटू L बाय R। F नॉट की जगह डेटा रखता हूँ, देखो 2 पाई L बाय R इंटू F नॉट 1 बाय 2 पाई रूट LC। ये होता है ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अगर रखेंगे तो 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। ये जगह L बाय R 1 बाय रूट LC। इसे सॉल्व करते हैं तो 1 बाय R रूट अंडर L को अंदर लेके जाते थे L स्क्वायर बाय LC। देखो ध्यान से, ये L क्या हो गया, कैंसल। तो यही क्या हो गया 1 बाय R L बाय C। इसी का एक फॉर्मूला आता है 1 बाय R रूट अंडर L बाय C। क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लिख डालिए आप। नेक्स्ट लिखेंगे, बस छोटे छोटे 2 टॉपिक है, एक 10 मिनट का और एक 2 मिनट का। आप शांति से पढ़ेंगे तो 12 मिनट में खत्म हो जाएंगे, और थोड़ा सा मस्ती करेंगे तो आधे घंटे तक जाएंगे, ठीक है। LC अब 2 दिन नहीं पढ़ाया था ना, तो आज कवर कर डालता हूँ। LC
ऑसिलेशन, ऑसिलेटर या एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन में नाम से ही पता चल रहा है एक क्या होगा, इंडक्टर और एक कैपेसिटर। ठीक है, एक बार हमने एनर्जी स्टोर कर दी है कैपेसिटर में। कहाँ पे? कैपेसिटर में। शुरुआत में एनर्जी स्टोर कर दी कैपेसिटर में, उसे इंडक्टर के माध्यम से लगा दिया और बैटरी जो सोर्स था वो हटा दिया। तो जो एनर्जी हमने कैपेसिटर में डाले हैं वही एनर्जी थोड़ी थोड़ी देर बाद इंडक्टर में जाएगा, वापस कैपेसिटर में आएगा, वापस इंडक्टर में जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं एलसी ऑसिलेशन, जिसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। कितना? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट LC। इस फ्रीक्वेंसी से एनर्जी ऑसिलेट होते रहता है। तब देखो, पहले इनिशियली t=0 पे हमने एनर्जी कहाँ दी है? एनर्जी कैपेसिटर में दी है। तो जितना दी है वो मैक्सिमम एनर्जी है। वो मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी कैपेसिटर में? बताओ। Q²/2C। कैपेसिटर में यही एनर्जी स्टोर होता है ना, Q²/2C। तो जब हमने कैपेसिटर में एनर्जी दी है t=0 पे, तब इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है। एनर्जी इंडक्टर में 0 है, तब इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है। जो एनर्जी है t=0 पे कहाँ है? कैपेसिटर में। अब यही कैपेसिटर, जैसे कैपेसिटर में एनर्जी है, कैपेसिटर में चार्ज है Q0, उसकी मैक्सिमम चार्ज है Q0, तो उस हिसाब से आप देखो यही वोल्टेज उसके अक्रॉस धीरे धीरे करंट फ्लो कराएगा। जब करंट फ्लो कराएगा तो धीरे धीरे एनर्जी वहाँ भी जाएगी, क्योंकि एक्चुअली में एनर्जी का फॉर्मूला इंडक्टर में होता है क्या? हाफ LI² और कैपेसिटर में क्या होता है? हाफ क्या? CV² या फिर Q²/2C। ये मैक्सिमम एनर्जी है। कहाँ पर? कैपेसिटर में। अगर जब किसी टाइम बाद पूरी एनर्जी कहाँ चला जाए? इंडक्टर में, तो इंडक्टर में फिर यही एनर्जी Q0²/2C ही इंडक्टर की एनर्जी हो जाएगी। यही एनर्जी इंडक्टर की हो जाएगी, और इंडक्टर में फिर उस वक्त जो एनर्जी रहेगी वो कितनी होगी? बताओ। हाफ LI max का जो भी मैक्सिमम करंट होगा उसका स्क्वायर। ये हुआ मैक्सिमम एनर्जी इन इंडक्टर, मैक्सिमम इन इंडक्टर। और ये हुआ मैक्सिमम इन कैपेसिटर। ठीक है, जब ये होगा तब ये नहीं होगा, जब ये होगा तब ये नहीं होगा, क्योंकि यही एनर्जी उसमें खत्म जा रही है। पूरी तरीके से जब एनर्जी उसमें चली जाएगी तो उस वक्त मैक्सिमम एनर्जी इन इंडक्टर कहलाएगी। जब वही पूरी एनर्जी कैपेसिटर में आ जाएगी तो वो वक्त एनर्जी मैक्सिमम इन कैपेसिटर कहलाएगी। नॉर्मल केस में फॉर्मूला में ये Q0 यूज नहीं होगा किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम एनर्जी इन कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज करेंगे Q²/2C। एनर्जी इन इंडक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ LI²। ध्यान रहे, ये Q मैक्सिमम का चार्ज नहीं है और ये करंट भी मैक्सिमम करंट नहीं है। किसी देर, थोड़ी देर बाद इसमें चार्ज बचा Q0 से कम हो गया, Q हो गया, इसमें करंट एस्टेब्लिश हो गया I, जो कि I0 से थोड़ा सा कम है। धीरे धीरे करंट बढ़ता जाएगा, I0 तक चला जाएगा और चार्ज धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कैपेसिटर का कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कैपेसिटर में एनर्जी नहीं रहेगी तो इंडक्टर में रहेगी, जब एनर्जी इंडक्टर में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? कैपेसिटर में। तो ये हुआ इनिशियल और फाइनल टाइम में। बीच में तो दोनों जगह एनर्जी हो सकती है, कहीं कम और कहीं ज्यादा। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं उससे लिखूं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो Q/C, किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज मान लो Q है, कैपेसिटेंस उसकी C है, Q/C। इसके अक्रॉस वोल्टेज LdI/dt। तो बताइए, Q/C प्लस LdI/dt इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। तब आप देखो ध्यान से, क्या देखना ध्यान से, I को dQ/dt लिख सकते हैं। तो ये हो गया Q/C प्लस Ld/dt ऑफ dQ/dt, बराबर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, Q/C प्लस Ld²Q/dt², बराबर। कौन सा इक्वेशन हो गया ये? डिफरेंशियल इक्वेशन।
आप इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर गया तो माइनस क्यू बाय सी बोले तो एल सी। देखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये एक्सेलरेशन तो हुआ ना एस एच एम के हिसाब से, हुआ ना एस एच एम का एक्सेलरेशन, ये एस एच एम का एक्स डिस्प्लेसमेंट, वेरिएबल कौन है यहाँ चार्ज, तो यहाँ जो टर्म आता है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा, आता है ना, ये 1 बाय कितना है एल सी, ये किसके जगह पे आया ओमेगा स्क्वायर की जगह पे, एस एच एम के इक्वेशन से आप कंपेयर करें तो बराबर, ये हुआ एक्सेलरेशन, मतलब क्यू को आप एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, वेरिएबल एक्स है ना, तो एक्स मान लो, तो ये हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये जो टर्म है वो क्या है ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे कौन आया, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आया 1 बाय एल सी, तो ओमेगा नॉट की जगह पे क्या आया 1 बाय रूट एल सी, वही आया, तो एफ नॉट की जगह पे क्या आया 1 बाय 2 पाई रूट एल सी, मतलब जो एनर्जी ऑसिलेट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ये होने वाली है 1 बाई 2 पाई रूट एल सी, ठीक है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो चार्ज का इक्वेशन आता है Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, क्योंकि शुरुआत में चार्ज मैक्सिमम है, ठीक है, Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, शुरुआत मतलब T इक्वल टू जीरो पे कॉस 0 1 हो जाता है, चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसलिए उसको लिखा मैंने Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर मुझे साइन ओमेगा टी के टर्म में लिखना था तो उसमें क्या करना पड़ेगा 90 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, साइन थीटा में अगर कन्वर्ट करना है उसी इक्वेशन को, मैंने कॉस के टर्म में लिख दिया, तो कॉस थीटा का ग्राफ चार्ज का ग्राफ हुआ, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट आएगा डी क्यू बाई डी टी, बताओ डिफरेंशिएट करेंगे तो जो टर्म आएगा यहाँ पर वो मैक्सिमम करंट हो जाएगी आई मैक्स, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा आएगा ना, तो सामने आ जाएगा ओमेगा माइनस साइन थीटा, तो मैं इसे सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ आई मैक्स मतलब क्यू नॉट इंटू जो भी ओमेगा है उसे लिख दिया मैंने आई मैक्स इंटू क्या है बताओ साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस में कि प्लस में, माइनस में, तो करंट का इक्वेशन आई इक्वल टू आई मैक्स, उसको उसमें कन्वर्ट करता हूँ कॉस में, तो क्या कन्वर्ट करेंगे बताओ, माइनस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा कि 90 प्लस थीटा, बताइए, या इतना ही रहने तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमको तो इक्वेशन ही देखना है। तो आप देखो एक का ग्राफ कॉस थीटा का है, चार्ज का ग्राफ कॉस थीटा का है, और करंट का ग्राफ यहाँ से माइनस में, टी इक्वल टू 0 पे ये टर्म 0 हो गया ना, 0 हो गया बराबर, फिर ये ऊपर जाने के बजाय नीचे जाएगा बराबर, ग्राफ ऐसे की तरफ, जैसे साइन थीटा का ग्राफ ऊपर की तरफ होता है, तो उस ग्राफ का उल्टा, मतलब ये ग्राफ जो ऊपर बन रहा था वो कहाँ बनेगा नीचे बनेगा, जो यहाँ नीचे बन रहा था वो ग्राफ कहाँ बनेगा ऊपर, ऐसा, ये हुआ करंट का ग्राफ, ठीक है, बना दे। वो चार्ज के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है या एनर्जी के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, किसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, चार्ज के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। देखो इस रिलेशन में क्या है, चार्ज है यहाँ की एनर्जी है, तो ये चार्ज के ऑसिलेट होने की फ्रीक्वेंसी है, या यूँ समझे करंट के ऑसिलेट होने की फ्रीक्वेंसी है, करंट और चार्ज के ऑसिलेट होने की फ्रीक्वेंसी है 1 बाय 2 पाई रूट एल सी। एनर्जी का इक्वेशन यहाँ से देखो, जब एनर्जी निकालते तो क्यू स्क्वायर बाई 2 सी होने वाला है, तो क्यू स्क्वायर जब करोगे तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर आएगा ना, तो आपने फंक्शन तो पढ़े होंगे, तो कॉस ओमेगा टी का टाइम पीरियड अगर टी है तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का टाइम पीरियड आपने पढ़े ना फंक्शन कैलकुलस में, अब भूल गए होंगे आप, पढ़े होंगे, कितना हो जाएगा बताओ कॉस स्क्वायर, अच्छा भूल गए तो ऐसे देखो ना, ये साइन थीटा का ग्राफ है, मान लो ये साइन थीटा का ग्राफ है, 0 ये t बाई 2 ये t, और साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ तो ये हो जाएगा ना बराबर, तो 0 t बाई 2, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आधी ना, नहीं टाइम पीरियड आधी हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया डबल, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया डबल,
तो एनर्जी के ऑसिलेट करने का जो इक्वेशन आएगा, ध्यान रखना, वो देखो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर मतलब क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो एनर्जी के ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल या हाफ, डबल। चार्ज ऑसिलेट करेगा, यहां लिखता हूं मैं, चार्ज एंड करंट का फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f नॉट। इसका टाइम पीरियड अगर आप टी नॉट लेते हो तो इसका टाइम पीरियड टी नॉट बाय 2 लेना पड़ेगा, बराबर। अब यहीं से एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2, तो क्यू नॉट स्क्वायर में क्या हो जाएगा 4c, मतलब मैक्सिमम का हाफ।